सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा बधाई राम मंदिर के उत्सव के लिए और जय श्री राम आप सभी को। तो चलिए हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम कल तक हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग के लिए पढ़ा था, ठीक है। हमने 2 मेथड्स कंप्लीट किए थे, डिस्कशन और आपका लिटरेचर मेथड। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में, ठीक है। ज़्यादातर हम इस मेथड को साइंस और मैथ्स के लिए पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मेथड क्या होती है, जिसमें टीचर जो है एक्सपेरिमेंट बेस में, इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स के तरीके से, यानी कुछ प्रयोग करके, ठीक है। टीचर क्या करता है, कुछ प्रयोगों के द्वारा, कुछ लाइव एग्जाम्पल्स के द्वारा कुछ दिखाना, ठीक है। कोई एक वस्तु का उपयोग करके जब टीचर बच्चों को कोई चीज़ समझाता है, जनरली फॉर्मूलाज बनाना सिखाता है या एक्सपेरिमेंट्स जो साइंस में हमारे होते हैं उनको करना सिखाता है, तब हम उस मेथड को क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें टीचर क्या करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। किनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक्स में रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको टीचर करता है, ठीक है। ये क्या करता है, शो करता है, दिखाता है, ठीक है, शो करता है। हम क्या क्या दिखा सकते हैं, जैसे कि हम दिखा सकते हैं बच्चों को मैप्स दिखा सकते हैं। कभी साइंस लेबोरेटरी में लेकर के गए तो क्या दिखा सकते हैं, आपको बहुत सारे केमिकल्स होते हैं वहाँ पे, बायोलॉजी लैब में बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी मेथड्स का जब टीचर यूज़ करेगा तो वो क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन का यूज़ कर रहा है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो होती है, ये मेथड जनरली हम साइंस के लिए यूज़ करते हैं, साइंस और मैथ्स के लिए। जब आप बच्चों को जब आप बच्चों को शेप्स के बारे में बताएंगे, जब आप बच्चों से क्या करेंगे, उनको रिलेट करना सिखाएंगे कि आपको क्या करना है। आप बताइए अब ये किस शेप का है, ठीक है। आपने क्या बताया कि ये क्या है, क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है, या एक ये सिलेंडर शेप का है। तो आप क्या कर रहे हो, बच्चों को क्या कर रहे हो, दिखा रहे हो, है ना, कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है। आप किसी चीज़ की विधि को क्या कर रहे हो, किसी चीज़ के पॉइंट्स को क्या कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हो कि कौन सी चीज़ किसके बाद होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक उसका एग्जाम्पल लूँ, जो हमारा स्प्राउट्स का जो एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपको चने क्या करने हैं। सबसे पहले चने किस में डालेंगे, आप पानी में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, कुछ दिन के लिए बच्चों को छोड़ देते हैं कि आपको आज सभी को 5-5 चने क्या करने हैं, भिगोने हैं पानी में, ठीक है। फिर आप उसको उसके क्लॉथ में जो अपना रहता है ना, कॉटन क्लॉथ या मसलिन का कपड़ा जो भी रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसको रखवा देते हैं या रुई में रखवा देते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि बीज अंकुरित किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यही होती है। चलिए अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में जान लेते हैं। आई होप आप मेरिट्स यानी होता है गुण और डिमेरिट्स मतलब होता है दोष, ठीक है। यानी अगर हम इस मेथड का यूज करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारी शिक्षा में, हमारे शिक्षण में क्या क्या चीजें अच्छी होंगी और क्या क्या चीजें बुरी होंगी, इसको हम मेरिट्स और डिमेरिट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, बच्चों के अलग अलग सेंसेस काम करना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक्टिवेट सेवरल सेंसेस, एक्टिवेट सेवरल सेंसेस। आप जानते हो कि बहुत सारे सेंसेस होते हैं हमारे अंदर, एटलीस्ट 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें क्या करने लग जाएंगे, उनके अलग अलग सेंस क्या होंगे, ग्रोथ कर जाएंगे। कैसे, अब अगर बच्चे को आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो वो सोचने, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी बढ़ जाएगी, है ना, उनके टच करने का, उनके मूवमेंट्स का और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उनका देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, है ना। वो एक्सपेरिमेंट्स, ज़्यादातर चीज़ों को आसपास कैसे देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल बेस देखेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा क्यों होता है ना। तो
सेंसेस को क्या कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है। कौन सी मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसके बाद इस मेथड से ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्निंग पॉसिबल है, प्रोवाइड्स बेटर लर्निंग। अब इस मेथड से ज़्यादातर लर्निंग कैसे पॉसिबल है या अच्छी लर्निंग कैसे पॉसिबल है, ये मैंने कैसे कह दिया, क्योंकि जब तक आप बच्चों को कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाते तब तक बच्चे उस चीज़ को सिर्फ किताबों में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जब उनके पास एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो उनको कोई भी चीज़ को समझना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ये सब आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि अगर आपसे कोई बोले कि क्या कर रहे हैं, अगर आपको कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ समझा रहा हो, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ समझा रहा हो, लेकिन आप जब तक उस चीज़ को अपने हाथों से नहीं करोगे तब तक वो आपको क्या लगेगा, बहुत ही मुश्किल लगता है। इसी तरीके से पढ़ाई में भी अगर बच्चों को एक्सपेरिमेंट बेस्ड अगर हम लर्निंग कराते हैं तो उनकी स्किल्स भी डेवलप होती हैं और वो इजीली क्या करने लग जाते हैं, किसी भी चीज़ को समझने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो हर चीज़ में क्या ढूंढने लग जाते हैं, क्वेश्चंस ढूंढने लग जाते हैं। जब आप बच्चों की इस थिंकिंग को डेवलप कर देते हो ना, क्वेश्चनिंग वाली थिंकिंग को, तो बच्चे जो है वो अपने आप ही इंटेलिजेंट होने की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। आपको बच्चों को थिंकिंग, यही थिंकिंग को क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बेनिफिट होता है इसका, और क्या मेरिट होता है, हेल्प टू कोरिलेट थ्योरी विथ प्रैक्टिकल, क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पढ़ा रहे हैं। अभी मैंने जो आपसे कहा कि जब आप बुक, किताब की नॉलेज को, ठीक है, किताब के जो वर्ड्स लिखे हैं उसको जब आप प्रैक्टिकली दिखाते हो, ठीक है, जैसे जनरली मैं, हमारे साथ में ज़्यादातर फीमेल्स जुड़ी हुई हैं, तो मैं जनरली आपसे ये बात करना चाहूँगी कि जब हम रेसिपी बुक देखते हैं, है ना, कोई भी अगर हम रेसिपी बुक पढ़ते हैं नोट वाइज, मतलब अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो जनरली मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है उसको पढ़ के कॉपी करना, ठीक है। अगर उसके बजाय मुझे वही रेसिपी अगर यूट्यूब में मिल जाती है जिसको मैं देख के कॉपी कर सकूं तो वो मेरे लिए ईजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ शब्द जो होते हैं वो इधर उधर हम समझने में गलती कर देते हैं, ठीक है। अब अगर उसमें लिखा है कि अदरक को किस करके डालना है, ठीक है, तो कुछ लोग अदरक को पूरा पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, कुछ लोग उसको अदरक को क्या हल्का हल्का काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने वो वीडियो देख रखी है, उसमें जिस तरीके से उसने देखा होगा, बनाया होगा, उसी को मैं इमिटेट कर दूंगी। इमिटेट मतलब जैसा उसने किया होगा वैसा उसके जैसा कर दूंगी। तो देखने से क्या हुआ, मेरे लिए लर्निंग क्या हो गई, ईजी हो गई, और मैं क्या कर पा रही हूँ, आसानी से थ्योरी और प्रैक्टिकल को क्या कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। तो यहाँ पे भी जो हमारा अगला पॉइंट है, हेल्प टू कोरिलेट थ्योरी विथ एक्सपेरिमेंट। इसीलिए जो है स्कूल्स में जो है प्रैक्टिकल कराना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही नेसेसरी हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चे सोडियम देख करके नहीं बता सकते, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो वो ये देखेंगे कि सोडियम को अगर हम पानी में रखेंगे या सोडियम जो है एयर के साथ रिएक्ट करता है, ये सब चीज़ें, तो वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, उन्होंने अभी देखा नहीं है, तो वो कुछ समय बाद भूल जाएंगे। लेकिन जब उसको वो लेबोरेटरी में देखेंगे, जब उसको लैब में जाके देखेंगे सोडियम क्या करता है, सोडियम कट जाता है, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, जो चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी थी वो सच में भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये होता है कि आप उसको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल्स को क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, किस मेथड में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। तो चलिए अब हम उनके डिमेरिट्स को देख लेते हैं, ठीक है। डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं, अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ना, तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक साथ क्लास में नहीं करा सकते कोई भी एक्सपेरिमेंट, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट पॉसिबल विथ मोर स्टूडेंट्स, मतलब हमको और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इस मेथड में, है ना,
और ज़्यादा समय देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ बच्चों की टीम बनाएंगे, फिर उनको एक्सपेरिमेंट्स कराएंगे, फिर अंदर आएंगे, फिर कुछ बच्चों को लेकर के जाएंगे। दैट मीन्स टाइम और एफर्ट हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय जाएगा। ठीक है, इस मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा, हमारा बहुत सारा जो एक मेजर टाइम है वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, है ना। बहुत सारा मेजर टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको बच्चों को पर्टिकुलरली हर बच्चे को क्या शो करना है, कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट शो करना है ना, कुछ ना कुछ हमको क्या करना है, बताना है। इस वजह से हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और टीचर की एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़ाने लग जाऊं कि 10 बच्चे एक बार में ज्वाइन करेंगे तो सोचिए एक एक घंटे के लेक्चर में कितने बार दूंगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला डिमेरिट देख लेते हैं इसका। इसमें डिस्कशन जो है वो नहीं कर सकता इंसान। ठीक है, इसमें डिस्कशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचर क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, प्लस हमारे पास पूरे बच्चे, पूरा ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट है एट अ टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के समय हमारे पास कुछ ही बच्चे हैं, तो हम उनके डिस्कशंस को मतलब डिस्कशंस नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि डिस्कशन का अगर हम टाइम देंगे तो ऐसे हमारा बहुत सारा समय एक ही सिलेबस या एक ही टॉपिक को कवर करने में लग जाएगा। तो इसमें हम जो है डिस्कशन को एनकरेज नहीं करते, यानी इस मेथड में हम डिस्कशन नहीं करते। डिस्कशन शुड नॉट बी एनकरेज्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स होती है ना टीचिंग की। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्लास में आप क्या मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, पर मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में भी बताया था, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्यों ज़रूरी है, मतलब टीचिंग मेथड का यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। उसके लिए भी 2-3 मेथड्स जो है वो आती हैं। ठीक है, मैं आपको उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मैं उन मेथड्स की बात कर रही हूँ जिसको हम कहते हैं निगमात्मक और आगमनात्मक। जानते हैं आप लोग, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। चलिए, ये 2 तरीके की मेथड्स होती हैं जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड, जिसको हम कहते हैं आगमनात्मक। ठीक है, क्या बोला मैंने, इंडक्टिव मेथड। इसकी मैं हिंदी लिख देती हूँ तो आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे, शायद मेरे बोलने से नहीं समझ में आया होगा। इंडक्टिव मेथड को हम कहते हैं आगमनात्मक विधि। तो क्या होती है ये इंडक्टिव मेथड? अब आपको ये वर्ड जो आगमन है उससे क्या लगता है? ये 2 शब्दों से मिलके बना है, हिंदी तो पढ़ी होगी आप सबने, है ना। ये 2 शब्दों से मिलके बना है। आगमन का क्या मतलब होता है? आना। आगमन का मतलब क्या होता है? जो आता हो या जो आना। ठीक है, या आना। अब हम क्योंकि बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बच्चों से क्या आता होगा, कोई ऐसा पॉइंट होगा, कोई ऐसा टॉपिक हम उठाएंगे जब बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, जब हम बच्चों से जो उनसे पहले आता है, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में वो पहले से जानते हैं, उस चीज़ को लेकर हम जो पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक तक जब हम आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव मेथड। समझ में आया? जो कल हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे तो हम बच्चों से ही क्वेश्चंस कर रहे थे ना, ताकि हमको आंसर्स मिल सके। ठीक है, हम बच्चों से पूछते हैं ना क्लास में, अगर आज का हमारा टॉपिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का है तो हम बच्चों से पूछते हैं कि गर्मियों की छुट्टी में आप कहाँ जाते हो,
तो बच्चे बताएंगे नानी के घर जाते हैं, कुछ बताएंगे हम यहाँ गए थे, कुछ यहाँ वहाँ गए थे, ठीक है। या स्कूल आप किससे आते हो, तो कुछ बताएंगे हम पापा के साथ आते हैं, गाड़ी में आते हैं, पैदल आते हैं, ठीक है। अगर मैंने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया है तो मैं क्या कर रही हूँ, बच्चों से पहले उनके स्तर का नॉलेज सारा क्या कर रही हूँ, बाहर निकलवा रही हूँ। इसके बाद मैं उनको क्या बताऊंगी, कंसेप्ट बताऊंगी। क्या कंसेप्ट, कि जिस भी साधन का उपयोग हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैंने क्या किया, मैंने पहले बच्चों को जितना आ रहा था उस चीज के बारे में समझा, ठीक है, उस चीज के बारे में जाना, और फिर उसमें से अपनी चीजें क्या कर दी, बता दी, ठीक है। ये क्या हो गया, इंडक्टिव मेथड। इसी को कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। समझ में आया। बच्चों को गाड़ियों के बारे में पहले से पता है, बच्चों को पता है बस क्या है, ट्रेन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन बच्चों को क्या नहीं पता कि इनको बोलते क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने उनको क्या सिखाया कि इस चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है। उनको ये चीज पहले से पता थी कि वो काहे से आते जाते हैं, कहाँ आते जाते हैं। डेफिनेशन किसने दी, हमने बताई, ठीक है। तो दैट मीन्स ज्ञात से अज्ञात की ओर जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो उनसे आता है उससे जो उनको नहीं आता है उसको पढ़ाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को इंडक्टिव मेथड का यूज करके पढ़ाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप लेक्चर मेथड में भी यूज कर सकते हैं, डिस्कशन मेथड में भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको बच्चों से क्या निकलवाना है, जो उनको पहले से आता। समझ रहे हैं आप कि मैं किन मेथड्स की बात कर रही हूँ अब, कि हमको इन मेथड्स को, ये जो 3 मेथड्स थी जो पढ़ाने वाली मेथड्स थी, उनको सेलेक्ट करने के साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ये मेथड्स उनके अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा पॉइंट, इसी में है, इसी को आगे मैं आपको बताती हूँ। इसी को कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। ये मतलब ये अलग अलग नाम है बस इसके। इसका मतलब जो एक चीज बच्चा जानता है से जो एक चीज बच्चा नहीं जानता तक की मेथड को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड, ठीक है। एक इसका शिक्षण क्रम है। शिक्षण क्रम का मतलब ये होता है कि इस मेथड को हम पढ़ाएं कैसे, इस मेथड का हम यूज करके बच्चों को पढ़ाएं कैसे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, बच्चों को एग्जाम्पल्स देने। अभी आपने सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिए ना बच्चों को, क्या एग्जाम्पल्स दिए कि आप काहे से आते हो, आपने क्या किया, उनसे पूछना शुरू किया। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या देना है, उदाहरण, ठीक है। आपने क्या किया, उनको सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिए। उसके बाद क्या करना है, इसी एग्जाम्पल का क्या करना है, विश्लेषण यानी व्याख्या, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इस चीज का व्याख्या कर दी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है, ये दोनों चीजों को क्या कर देना है, सामान्य कर देना है बच्चों के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हमको अपना जो परीक्षण है, जो हमने पढ़ाया है, डेफिनेशन वगैरह, वो सब क्या करनी है, बता देनी। समझ में आया, ये इसका क्या है, शिक्षण क्रम है। अच्छा, अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो आप क्या करोगे, मेरी फोटो पे जाके क्लिक करोगे और जूम करके देख लोगे तो ये दिख जाएगा। जहाँ पे अभी आपकी स्क्रीन में मैं दिख रही हूँ उसको क्लिक करो और इसको जूम करके देखो दिख रहा है कि नहीं। वैसे मेरे ख्याल से दिख जाता है इतना, ठीक है। नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, शाम तक रात तक वीडियो आ जाती है आप लोगों के पास, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये इंडक्टिव मेथड होगी। अब इंडक्टिव मेथड के जैसे ही और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो इसी तरीके का काम करती हैं। अगर कभी आपसे कोई सिंथेटिक मेथड पूछे या इंडक्टिव मेथड पूछे, या सिंथेटिक मेथड को हिंदी में कहते हैं संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, ये दोनों ही चीजें एक ही हैं।
ठीक है, उनके नाम बस अलग है। संश्लेषण विधि भी क्या काम करती है, बच्चों से ज्ञात से अज्ञात की ओर उनको शिक्षा कराती है, मूर्त से अमूर्त की शिक्षा कराती है, यानी उनको जो चीज़ पहले से आ रही होती है उसी के आगे की शिक्षा वो क्या कराती है, दिलाती है इस मेथड से। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, इसी का एक और अपोजिट मेथड है, उसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। क्या कहते हैं कि मैं क्या ऐसा करूं कि ये अच्छे से मिटने लग जाए। ठीक है, क्योंकि इतनी ताकत नहीं है। चलिए, तो मैं बात कर रही थी किसकी, डिडक्टिव मेथड की। अब मैंने कहा कि अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट है, इसका मतलब हम पहले बच्चों को रूल्स बताएंगे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं निगमनात्मक विधि। टंग ट्विस्टर है। ठीक है, जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ है ना, वैसे ही ये भी है, निगमनात्मक विधि। ठीक है, इसका मतलब बच्चों को कुछ पहले से नहीं आता, हम कहाँ से शुरू करेंगे, उनको पहले रूल्स एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को रूल्स बता देंगे, जैसे हम जनरली मैथ्स में करते हैं। ठीक है, ये जनरली हम किस में यूज करते हैं इस मेथड को, मैथ्स में। क्यों, क्योंकि हमको बच्चों, अब मैं बच्चों से अगर पूछूंगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप मुझे बताओ या एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप मुझे बताओ, तो बच्चों को इस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो नहीं जानते। ठीक है, पर अब आपको क्या करना है, उनको सबसे पहले क्या बताना है, उनको ये बताना है कि रूल क्या है। ठीक है, आपको रूल बताना है, उसके बाद आप क्या करोगे, उनको एक्सप्लेन करोगे कि एरिया होता क्या है। ठीक है, एरिया हम किसको कहते हैं, पेरीमीटर हम किसको कहते हैं, उसके बाद आप उसके रूल्स के बारे में आप उनको जानकारी दोगे। ठीक है, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, सबसे पहले सामान्यीकरण कर रहे हो। ठीक है, आपने एक रूल बताया, उसके बाद आप उसको क्या कर रहे हो, सामान्यीकरण कर रहे हो। अच्छा, अब आप सामान्यीकरण कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दिया। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि ये जितना जगह है बाहर की, अंदर की जो भी चीज़ें हैं, बाहर की जितना जगह है उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ठीक है, सभी चीज़ों को मिला करके जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं ना। ये तो क्यूबॉइड है, रेक्टेंगल की बात कर रही थी मैं, है ना। तो अब मैंने क्या किया, बच्चों को एग्जाम्पल दे करके क्या कर दिया, उस चीज़ को समझा दिया जो मैंने रूल पढ़ाया था। ठीक है, अब जब मैंने उसको रूल को पढ़ा दिया, तो अब मैं क्या करूँगी, बच्चों से क्या करूँगी, टेस्ट लूँगी, उनसे बना या नहीं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अगर नहीं बना होगा तो दोबारा से उनको क्या करूँगी, पढ़ाऊँगी। ठीक है, इसका मतलब मैं किस मेथड का यूज़ कर रही हूँ, डिडक्टिव मेथड का। ठीक है, बच्चों को कुछ भी ज्ञात नहीं है, मतलब बच्चे क्या हैं, अज्ञात। उनको टॉपिक से क्या है, उनको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जो शिक्षा कराई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन से मेथड से होती है, डिडक्टिव मेथड से। इतनी बात समझ में आ रही है, आ गई होगी, है ना। इसी को हम कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। मतलब हमने सामान्य नियम तो बता दिए, सामान्य नियम से विशिष्ट की ओर। सामान्य क्या है इसमें, सामान्य क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला रट लो। विशिष्ट क्या हो जाएगा कि वो फॉर्मूला आखिर बना कैसे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। जैसे जब हम बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाते हैं, ठीक है, जब हम बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाते हैं तो हम पहले क्या बता देते हैं उनको, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये हम बता देते हैं ना। तो उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम उनको धीरे धीरे क्या करते हैं, समझाना शुरू करते हैं कि आपने राइट एंगल ट्राइंगल देखा होगा,
उसमें ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। फिर बड़ी क्लासेस में हम उनको समझाना शुरू करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, आखिर पाइथागोरस थ्योरम बनी कैसे। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। पहले हमने उनको रूल बताया, रूल के बाद हमने उनको किससे जोड़ दिया, सामान्य कर दिया। किससे जोड़ के, रेक्टेंगल से जोड़ के, सॉरी ट्राइंगल से जोड़ के, कि ये ट्राइंगल पे बेस्ड होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें और भी मेथड्स होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक विधि। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, ये हमारी हो गई डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। ठीक है, आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट मेथड थी यानी डिस्कशन और डेमोन्स्ट्रेशन और आपका लेक्चर मेथड, ये तो हमने अलग ही पढ़ ली। ठीक है, कि आपको क्या मेथड यूज़ करके बच्चों को एक्सप्लेन करना है टॉपिक। इसके साथ ही हमने क्या पढ़ा कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते तो आप बच्चों को जब उनसे जो चीज़ आ रही हो उसको किसी और चीज़ से रिलेट करके कुछ नया टॉपिक पढ़ाते हैं तो उस मेथड को क्या कहते हैं, इंडक्टिव कहते हैं। ठीक है, कुछ अगर आप उनको नए रूल्स बता के आसपास की चीज़ों से उनका जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण कराते हो तो उसको क्या कहते हैं, डिडक्टिव मेथड कहते हैं। ऐसे ही ये दोनों ही मेथड्स आप बाकी तीनों मेथड्स में भी यूज़ कर सकते हो, है ना। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारी मेथड्स होती हैं जो हम डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले मेथड, इन सभी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला जो हम इसको को मेथड्स कह सकते हैं। ठीक है, एक जो विधि है वो है वस्तु विधि। क्या है, वस्तु विधि। अब वस्तु विधि से ही, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वस्तु विधि का क्या मतलब है। कोई टॉपिक जो हम ले रहे हैं उसमें किसी भी जो हम सामान का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी ऑडियो विजुअल एड्स का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और अगर मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना है तो अगर मैं चार्ट का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, या मैं आपको एक ग्लोब का यूज़ करके कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो जो भी वस्तुओं का उपयोग करके जिस भी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो किस विधि के अंदर आएगा, वस्तु विधि। इनको को मेथड्स में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि केवल वस्तु विधि से आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ा सकते, है ना। आपको वस्तु विधि कहाँ पे उपयोग करनी है, जैसे आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हो तो आप उनके साथ को मेथड क्या यूज़ कर सकते हो, ये मेथड। समझ में आ रही है? आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा कि वस्तु विधि का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं या इस मेथड को हमको सेलेक्ट कहाँ पे करना है। अब ऑफ कोर्स लेक्चर मेथड में वस्तु विधि का क्या ही उपयोग करोगे, बिकॉज यू आर गिविंग जस्ट लेक्चर, आप उस टाइम पे सिर्फ लेक्चर दे रहे हो, पर डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन मेथड में आप वस्तु विधि का भी उपयोग कर सकते हो। इसको हम क्या बोल रहे हैं, को मेथड्स, ठीक है, को मेथड्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट को मेथड है, इसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टांत विधि। अब दृष्टांत विधि में क्या होगा, आप या तो प्रोजेक्टर्स का या टीवी का यूज करोगे, ठीक है, टीवी प्रोजेक्टर्स का जब आप यूज करके कोई चीज पढ़ा रहे हो तो क्या हो जाएगी, दृष्टांत विधि। अच्छा, अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर मैं इतना डीप जा करके आपको पढ़ा रही हूँ तो जब मैं आपसे लेसन प्लान्स बनवाऊंगी तो आप इन विधियों को भी जरूर नोटिस करेंगे, ठीक है। आपसे मैं अगर को मेथड्स ऑफ टीचिंग पूछूंगी तो आप उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि को मेथड्स आप वहाँ पे क्या चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, किस टॉपिक के लिए आप को मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद आती है दृष्टांत का मतलब यही होता है कि देखने वाली, जो भी हम देखने वाली सामग्री अगर यूज़ करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद होती है प्रश्नोत्तर विधि। अब ये भी सारी विधियां जो है ये अपने नाम से बिल्कुल क्लियर हैं। प्रश्नोत्तर विधि का क्या मतलब होता है, जिसमें आप क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। तो ये किसकी को मेथड किसकी हो जाएगी, ये डिस्कशन की,
ठीक है। डिस्कशन मेथड में आप प्रश्नोत्तर विधि का भी उपयोग कर सकते हो, जिसमें आप बच्चों से क्या पूछते हो, सवाल पूछते हो। जनरली हम जो ये हमारी जो विधियां मैं आपको बता रही हूँ, जो मेथड्स आपको मैं बता रही हूँ टीचिंग के, ये जनरली इवेल्युएशन के लिए, बच्चों के परीक्षण के लिए, बच्चों के टेस्ट के लिए यूज में लाई जाती है। ठीक है, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। अगली विधि है शोध विधि। अब ये शोध विधि किस में आएगी, टाइप करके बताइए, इसका मैं जवाब नहीं दूंगी, जल्दी फटाफट टाइप योर आंसर। ये शोध विधि किसके अंतर्गत आएगी? बात किस मेथड में की थी? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। तो शोध करना मतलब खोज करना, खोज करना मतलब एक्सपेरिमेंट्स करना। मैम शोध मतलब नहीं पता था, है ना, कुछ लोगों को तो शोध का मतलब ही नहीं पता, पर मैं बहुत सारे लोगों से उम्मीद कर रही थी कि शोध का मतलब तो पता है। शोध करना मतलब क्या होता है? जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है, शोध करना मतलब साइंस से रिलेटेड होता है ना, साइंस से रिलेटेड आपको क्या, एक्सपेरिमेंट बेस्ड, है ना। तो शोध विधि मतलब खोज विधि, खोज विधि मतलब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। तो शोध विधि का उपयोग हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के साथ करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मैंने अगली लिखी है वो क्या है, टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड क्या होती है? जब आप किसी सब्जेक्ट को कोरिलेट करके पढ़ाते हो, ठीक है, जब आप अदर टीचर से क्या करते हो, कोरिलेट करके किसी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हो। जैसे मैथ्स, कभी कभी हमारा हिंदी और इंग्लिश कोरिलेट हो जाता है, ठीक है, अपोजिट्स हमारे हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिंगुलर प्लूरल जो हम कोरिलेट करते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, टीम टीचिंग मेथड। यानी कि आप दो सब्जेक्ट्स को कंक्लूड करके, यानी एक साथ पढ़ाने की जब आप कोशिश करते हो, जब आप उसको पढ़ाते हो, तो वो क्या कहलाती है, टीम टीचिंग। नेक्स्ट मेथड है हमारी फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड। ये आजकल के कुछ नए मेथड्स हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बस बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जो ये मेथड्स हैं ये हम जनरली आजकल यूज कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास मोबाइल्स हैं, फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ठीक है। तो ये जनरली जो मेथड है हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड, इसका मतलब ये है, जब हम इस मेथड का यूज करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो पता हम इस मेथड में क्या करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को इधर तो लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको वीडियो बना करके भी सेंड करती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो मैं अपनी गति के अनुसार पढ़ा रही हूँ, मुझे जैसा सिलेबस कंप्लीट करना है मैं वैसा सिलेबस कंप्लीट करूंगी। लेकिन अगर आपके पास वीडियोस है मेरी, तो आप उसको अपनी समझ के अनुसार प्ले पॉज कर करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब क्या होता है, फ्लिप मतलब होता है अदला बदली करना, एक तो फ्लिप का मतलब क्या होता है, अदला बदली कर देना, ठीक है। यहाँ पे टीचर क्या है, अपने गति के अनुसार पढ़ा रहा है। यहाँ टीचर क्या कर रहा है, अपनी गति के अनुसार क्या कर रहा है, सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट के पास जब हम वीडियो भेज देते हैं हमारे लेक्चर की, तो स्टूडेंट क्या है, अपनी गति के अनुसार जितना उसको समझ में आ रहा है उतना क्या कर देगा, उतना ही वीडियो देखेगा, उसके आगे नहीं देखेगा। जितना समझ में आते जाएगा उसके आगे वो बढ़ता जाएगा। पर टीचर तो ऐसा नहीं करता ना, टीचर तो अपने हिसाब से पढ़ाते जाता है, ठीक है। तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला मेथड है, बहुत जल्दी क्लास खत्म होने वाली है, डोंट वरी, ठीक है। हमारा अगला मेथड जो है वो है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड का मतलब ये होता है, इस मेथड में आपको बच्चे को देखना पड़ता है। आपकी क्लास का जो बच्चा है उसको आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। मॉनिटर करना मतलब जैसे आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं वो कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ने में कैसा है, ठीक है। हो सकता है उसको लर्निंग अच्छी हो, उसका रिटर्न खराब हो, ठीक है, या कुछ बच्चे होते हैं जिनका रिटर्न अच्छा होता है पर वो बोलना नहीं जानते, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, उनको स्टडी करना है, ठीक है, उनको क्या करना है, स्टडी करके उन पे क्या चीज़ें इम्प्रोवाइज की जा सकती हैं, क्या चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं, किन चीज़ों को सुधार किया जा सकता है, या
उनको हम कौन सी मेथड से पढ़ाएं जिससे उनकी जो ये वाली स्किल है ना बोलने वाली, वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, या उनको रेमेडी हो जाए, ठीक है, उनको सॉल्यूशन मिल जाए उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये होती है केस स्टडी मेथड, ठीक है। जैसे एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, एक क्वेश्चन है केस स्टडी से रिलेटेड। मान लीजिए अनीता मैडम एक क्लास में टीचर है, ठीक है, वो टीचर है क्लास 3rd की, ठीक है। तो एक लड़की आई उनके पास जो कि क्लास में, अनीता मैडम जो है वो इंग्लिश की टीचर है, वो क्लास में ज़्यादातर बार क्या इंग्लिश का ही पढ़ाती है, मतलब ज़्यादातर वो जो यूज़ करती है लैंग्वेज वो कौन सी होती है, इंग्लिश होती है, ठीक है। अब एक लड़की ने उनकी क्लास में नया नया एडमिशन लिया, ठीक है, लेकिन वो लड़की जो इसके पहले स्कूल में जहाँ वो पढ़ती थी वहाँ पे वो होशियार थी। ध्यान से सुनिएगा सवाल, वहाँ पे वो क्या थी, होशियार थी, बहुत अच्छे नंबर ला रही थी। पर अनीता मैडम की क्लास में आते ही वो क्या हो गई, बैक हो गई, मतलब वो कम नंबर लाने लग गई, पुअर स्टूडेंट की कैटेगरी में चली गई, वीक स्टूडेंट की कैटेगरी में, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि अनीता मैडम को ऐसा क्या करना चाहिए क्लास में कि वो बच्ची जो है वापस से अपने पेस को पा सके। पीर लर्निंग, पीर लर्निंग मतलब, पीर मतलब होता है साथ के लोग, ठीक है। अगला मेरा क्या है, पीर लर्निंग। पीर लर्निंग का मतलब क्या होता है, साथ के लोगों के साथ बैठ के पढ़ाई करना। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ऐसा किया होगा कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप आसपास के लोगों से उस चीज़ को पूछ के समझने की कोशिश करते हो, या बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है उसको एक वीक स्टूडेंट के साथ बैठाते हैं ताकि वो उस चीज़ के बारे में, मतलब बच्चा ही बच्चे को पढ़ाई करवा सके। इससे क्या होता है, दोनों बच्चे, दोनों तरीके के बच्चे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लास में इंगेज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप वीकर स्टूडेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाओगे, ठीक है, उनके हिसाब से पढ़ाई कराने लग जाओगे, तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या होगा, प्रॉब्लम फेस करने लग जाएंगे। वो उनको लगेगा कि उनके हिसाब से पढ़ाई नहीं हो रही क्लास में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, दोनों को ही इन्वॉल्व करना है। तो इसके लिए बेस्ट क्या है, पीर लर्निंग, यानी दोनों को ही आपस में ही पढ़ाने, एक दूसरे को पढ़ाने वाली एक्टिविटी जो है वो करवा देनी चाहिए, ठीक है। अगला है ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग वो चीज़ें होती हैं जो जब हम रीजनिंग या बच्चों को पजल सॉल्व करना सिखाते हैं, उनको सवाल पे सवाल देते जाते हैं, कई सवाल देते जाते हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, ठीक है। जैसे एक बहुत प्यारी एक्टिविटी है जो घर में हम सभी बहनें करते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ हमारी छवि है छोटी, उसका ऐसा है कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपको गलत जवाब देना है अंटिल आप सही जवाब दे देते हो, ठीक है। इसका मतलब मैं जो भी आपसे सवाल पूछूंगी आपको क्या करना है, उसका गलत जवाब देना है, और अगर आपने सही जवाब दिया तो आप आउट, ठीक है, मतलब आपका गेम ओवर या फिनिश। इससे क्या होता है, क्योंकि जब आपके दिमाग में सही सवाल जाता है तो आपके दिमाग में क्या, सही जवाब ही आता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला कि संडे के बाद क्या आता है, तो सभी के दिमाग में क्या आया, मंडे आता है, लेकिन हमको जवाब क्या देना है, मंडे के अलावा कुछ भी, ठीक है। तो ब्रेन क्या हुआ, थोड़ा ज़्यादा वर्क करेगा उस चीज़ में, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारे गेम्स से क्या होता है, बच्चों का ब्रेन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी मेथड्स टीचिंग से रिलेटेड। अब आपको कौन सी मेथड ज़्यादा सूट कर रही है, वैसे सूट करने वाली कोई बात नहीं है, अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग मेथड्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो लर्निंग है वो और भी ज़्यादा इजी हो सके और बच्चों को और भी ज़्यादा फन आ सके, ठीक है। अब एक चीज़ बस मैं और बताना चाहूँगी, वैसे ये मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बताना कि हमने इतनी सारी मेथड्स जो पढ़ी हैं, ठीक है, इनको किसी न किसी ने तो खोज किया होगा, है ना। तो कुछ हम शोधकर्ताओं के बारे में या प्रतिपादक इनको कहते हैं, किसने इसका शोध किया उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक है, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि किस मेथड को किस व्यक्ति ने खोजा है, ठीक है, क्योंकि ये सारे शोधकर्ता हैं। तो ये जो है शिक्षण विधियां हैं
और ये इनके प्रतिपादक हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ कॉमन नेम को रखा है, ठीक है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं इन विधियाँ जो है, ये विधि जो है, ये हम सारी उपयोग में लाते रहते हैं, ठीक है। तो इनके जो नाम है, इनके जो प्रतिपादक हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इस वजह से हमने इन विधियों को इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो ख़त्म होती है। जहाँ तक जिस लेवल तक हो सकता था मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आप इसका उपयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू सून। तो ये जो है शिक्षण विधियाँ हैं और ये इनके प्रतिपादक हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ कॉमन नेम को रखा है, ठीक है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं इन विधियाँ जो है, ये विधि जो है, ये हम सारी उपयोग में लाते रहते हैं, ठीक है। तो इनके जो नाम है, इनके जो प्रतिपादक हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इस वजह से हमने इन विधियों को इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो ख़त्म होती है। जहाँ तक जिस लेवल तक हो सकता था मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आप इसका उपयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू सून।